ठीक है, एक प्रोग्राम है ये। इसमें क्या है, एक मेन फंक्शन है, इसमें दो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किए हैं, इंटीजर a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 3। अब हम क्या करते हैं, एक फंक्शन को कॉल करते हैं। एक फंक्शन को मैंने यहाँ पर कॉल किया है और फंक्शन में मैं क्या करता हूँ, a की वैल्यू को पास करता हूँ और b की वैल्यू को मैंने पास किया है। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये फंक्शन कॉलिंग हो गई, रिटर्न स्पेस 0 और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर वैल्यू प्रिंट करता हूँ, a और b की वैल्यू प्रिंट करता हूँ, %d कोमा a कोमा b, और फंक्शन की मैं डेफिनेशन डिफाइन करता हूँ। और मैंने यहाँ पर a पास किया है, तो a इंटीजर टाइप का है, तो मुझे यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर लेना पड़ेगा इंटीजर टाइप का। ये है मेरे एक्चुअल आर्गुमेंट बोलता हूँ और इसको मैं बोलता हूँ फॉर्मल आर्गुमेंट। ठीक है, तो यहाँ से a पास के इंटीजर टाइप का, तो यहाँ मुझे क्या लेना पड़ेगा, फंक्शन डेफिनेशन में इंटीजर a ले लो, कोई बात नहीं, एंड इंटीजर b। और फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, फंक्शन में इंटीजर a एंड b, और यहाँ पर मैंने क्या किया, a की वैल्यू को कितना कर दिया 2, और यहाँ पर मैंने b की वैल्यू को कितना कर दिया 3, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं ऐसे कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं प्रिंट कर रहा हूँ a और b की वैल्यू अगेन फंक्शन के अंदर, %d कोमा दोनों बार मैंने प्रिंट की है, %d कोमा a कोमा b। ठीक है, ये प्रोग्राम में सभी जगह यूज होगा, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, हर प्रोग्राम में आएगा। ठीक है, इसलिए इसको तो समझना ही है। अब यहाँ पर ठीक है, और इंटीजर फंक्शन यहाँ पर फंक्शन कोई रिटर्न नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, वॉइड, कोई रिटर्न नहीं कर रहा है। और फंक्शन का यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, प्रोटोटाइप डिक्लेयर करता हूँ। प्रोटोटाइप क्या होता है, फंक्शन का प्रोटोटाइप क्या हो जाएगा, फंक्शन में क्या आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ, मैं किस टाइप के आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ, मैं 2 इंटीजर पास कर रहा हूँ, तो मैं इसमें क्या लिखूंगा, a मेरा इंटीजर है, तो पहला आर्गुमेंट मैंने लिखा इंटीजर, और दूसरा आर्गुमेंट b है, वो भी इंटीजर टाइप का पास हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, इंटीजर, यानी कि किस टाइप की वैल्यू है पास कर रहा है, प्लस ये क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ये एक वॉइड रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो अगर तुमसे कोई इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे कि फंक्शन का डिक्लेरेशन या प्रोटोटाइप क्या होता है, तो ये होता है फंक्शन का डिक्लेरेशन या प्रोटोटाइप, मतलब होता है फंक्शन किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है और फंक्शन में किस टाइप के आर्गुमेंट पास हो रहे हैं, ये होता है किसी फंक्शन का प्रोटोटाइप या फंक्शन का डिक्लेरेशन। ठीक है, ये होता है, दिस इज प्रोटोटाइप ऑफ अ फंक्शन, प्रोटोटाइप ऑफ फंक्शन FUN, फंक्शन फन का, इसमें ये फंक्शन 1 कर दो, फंक्शन 1 का प्रोटोटाइप। अब यहाँ पर a और b पास किया, तो यहां से यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर मेरे पास a की वैल्यू है 2 और b इक्वल टू है मेरा 3। ठीक है, यहाँ से पास हो गया, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, यहाँ पर a की वैल्यू, अब क्या होगा, ये जो ये वैल्यू है, ये वाली a की वैल्यू कॉपी होगी, कहाँ होगी, इस वाले a के अंदर। ठीक है, और यहाँ जो b की वैल्यू है, यहाँ जो b की वैल्यू है 2, वो कहाँ कॉपी होगी, b के अंदर, यहाँ पर कॉपी हो रही है। ठीक है, अब लेकिन ये वाला a और ये वाला a दोनों डिफरेंट है। ठीक है, ये वाला a और ये वाला a सेम नहीं है, दोनों a क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, इस a का मीनिंग किसको पता है, सिर्फ मेन, ये वाला a किसके अंदर पता है, सिर्फ मेन के अंदर ही इसका स्कोप है।
सिर्फ मेन फंक्शन ही इस वाले ए को जानता है, ठीक है, और इस बी को सिर्फ ये मेन फंक्शन ही जानता है, ठीक है। इसका स्कोप यहीं तक है क्योंकि ये ए इसका लोकल है, और इस वाले ए को कौन जानता है, सिर्फ ये वाला फंक्शन। इस वाले बी को भी कौन जानता है, सिर्फ ये वाला फंक्शन। तो इन ए और बी को मेरा मेन फंक्शन नहीं जानता है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर कुछ भी लूं, ठीक है, तो समझ में आ गया, ये वाला ए और यहाँ जो मैंने फंक्शन कॉल किया है ये वाला है, ए और बी दोनों डिफरेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर ए है तो ए की वैल्यू मैंने क्या कर दी, यहाँ पर 2 है, और बी मेरा कितना है, 3 है। तो यहाँ पर अगर मैं प्रिंट करूँ वैल्यू ए और बी की, तो ये क्या प्रिंट करना चाहिए, ये क्या प्रिंट करना चाहिए मेरे ख्याल से, प्रिंट करेगा ए के वैल्यू को प्रिंट करना चाहिए, नहीं, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 3, यहाँ पर मैंने वैल्यू क्या कर दी, चेंज कर दी 3 एंड 2। तो यहाँ पर मेरी ए की वैल्यू आएगी, यहाँ पर ए प्रिंट करेगा ये 3 और बी प्रिंट करेगा यहाँ पर 2 सिर्फ। और अगर मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ ए और बी की वैल्यू, तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर कॉपी होगी इस ए और इस बी में, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं वैल्यू चेंज की तो ये वैल्यू यहाँ चेंज की, लेकिन यहाँ मेन फंक्शन में चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं चेंज होगी, क्योंकि मैंने बताया तुमको कि ये वाले ए और बी और ये वाले ए और बी दोनों डिफरेंट है। इसलिए अगर मैं फंक्शन 1 में अगर ए और बी की वैल्यू को मॉडिफाई करता हूँ, तो मॉडिफाई करने के बाद वो इसी फंक्शन में ही चेंज होंगे, ठीक है, क्योंकि ये ए और बी दोनों उन ए बी से डिफरेंट है। इसलिए यहाँ पर वैल्यू कितनी होगी, ए और ए इक्वल टू 3 एंड बी इक्वल टू 2। और यहाँ पर क्या होगा, ए और बी की वैल्यू मेन फंक्शन के लिए क्या है, 2 और 3 है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, 2 एंड 3, ठीक है। तो इसको, तो यहाँ पर एक मैसेज करते हैं, ए मेन वाले जो ए और बी है वो क्या है, परसेंटेज बी, और ये वाले कौन से हैं, ए और बी, ये वाले ए और बी है मेरे फंक्शन 1 वाले, ठीक है। इसको कंपाइल करते हैं, जीसीसी call.c। वार्निंग आ रही है, कुछ एरर भी आ रही है इसमें, क्या फंक्शन डिक्लेरेशन में फंक्शन 1 वाज देयर, ए इक्वल टू 2 भी देखते हैं इसमें 9th लाइन में एरर कहाँ आ रही है। यहाँ फंक्शन कॉल किया है, फंक्शन इंटीजर ए, इंटीजर बी, फंक्शन 1, और यहाँ पर मैंने फंक्शन नहीं दिया, इसकी नाम चेंज किया, यहाँ पर भी क्या आएगा, फंक्शन 1 आएगा, ठीक है। इसको रन हो गया, कंपाइल हो गया, इसको रन करते हैं, मीटिंग चेक कर लेते हैं कहीं नेट डिस्कनेक्ट तो नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो इसने क्या किया, अच्छा न्यू लाइन में प्रिंट कर देता हूँ, थोड़ा सही से दिखेगा। यहाँ पर प्रिंट करेगा, उसके बाद एक नई लाइन दे देता हूँ मैं, इंसर्ट न्यू लाइन, 2 नई लाइन दे दो, अगेन कंपाइल करता हूँ, जीसीसी call.c.a.out। अरे लाइन चेंज क्यों नहीं हुई, लाइन चेंज क्यों नहीं हुई इसमें, क्योंकि मैंने इसको फॉरवर्ड स्लैश दे दिया, इसको बैकवर्ड स्लैश देना है, बैकवर्ड स्लैश, और ये लाइन चेंज क्यों नहीं हो रही इसमें, फंक्शन 13 न्यू लाइन का बैकवर्ड ही तो होता है, फंक्शन 1 बैकवर्ड स्लैश
अरे यार ये कहाँ प्रिंट हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, एक बार रिजल्ट, एक बार न्यू लाइन तो देखते हैं। रिजल्ट में क्या है, फंक्शन 1 की वैल्यू इसने क्या प्रिंट की, 3 2, ठीक है, और मेन वाले की वैल्यू इसने क्या प्रिंट की, 2 3, ठीक है। यानी कि मेन वाली वैल्यू सिर्फ मेन को ही पता है और फंक्शन 1 वाली वैल्यू सिर्फ फंक्शन 1 को ही पता है, ठीक है ना। ये कब होता है, जब मैं वैल्यू को कॉपी करता हूं। एक मिनट में न्यू लाइन का देख रहा हूँ, न्यू लाइन को ये सही प्रिंट क्यों नहीं कर रहा है। यहाँ पर फंक्शन 1 दे दिया मैंने और मेरे को यहाँ पर देनी है न्यू लाइन /n और /n, ठीक है। पहले ये वाला एग्जीक्यूट होगा, नई लाइन प्रिंट कर देगा, उसके बाद वो वाला एग्जीक्यूट होगा। अब देखते हैं इसमें gcc.a.out, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि अगर फंक्शन 1, मैं चाहता हूं कि यहां से जो a और b की वैल्यू पास हो रही है, वो जो वैल्यू यहां पास होगी, तो मैं चाहता हूं कि a और b अगर फंक्शन 1 में मॉडिफाई होते हैं, ठीक है, a और b अगर फंक्शन 1 में मॉडिफाई होते हैं तो वही वैल्यू किसको पता चलनी चाहिए, मेन को, ठीक है। मैं चाहता हूं कि a और b अगर मॉडिफाई होते हैं, कहां मॉडिफाई होते हैं, अगर फंक्शन 1 में a और b मॉडिफाई होते हैं, तो मैं चाहता हूं कि a और b की जो मॉडिफाइड वैल्यू है वो वैल्यू किसको दिखनी चाहिए, मेन को, है ना। यानी कि ये ग्लोबली होना चाहिए, जहां पर a और b इसको क्या दिखनी चाहिए, मेन को, ग्लोबली, ठीक है। तो यहां पर मैं कैसे देख सकता हूं, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, a के एड्रेस पे वैल्यू पास करूंगा। तो मैं क्या करता हूं, a का एड्रेस पास करता हूं, एड्रेस ऑफ ए, ये वाला मेथड होता है कॉल बाय रेफरेंस। इस बार अगर मैंने क्या किया, ए और बी का एड्रेस पास किया है, तो अगर मैंने ए और बी का एड्रेस पास किया है यहां पर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए एंड बी यहां पे है, तो मुझे यहां इस ए को क्या लेना पड़ेगा, इसको क्या मान लो अपन, ये मान लो, A1 मान लो, और इसको मैंने क्या मान लिया, B1, ठीक है। इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, यहां पर A1 की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। यहां पर A1 की वैल्यू क्या होगी, इस जगह मैं इसको लिखता हूं, यहां पर A1 क्या हो जाएगा, A1 इक्वल टू हो जाएगा यहां पर एड्रेस ऑफ A, ठीक है। और यहां पर B1 होगा इसके अंदर एड्रेस ऑफ B, ठीक है। यानी कि A1 में A का एड्रेस आ जाएगा और B1 में B का एड्रेस आ जाएगा। अब अगर मैं यहां पे करता हूं, कैसे करता हूं, A और B को मुझे मॉडिफाई करना है। अगर मैं करता हूं वैल्यू एट A1 इक्वल टू, अगर मैं यहां पे करता हूं 4 और यहां पे करता हूं वैल्यू एट B1 इज इक्वल टू करता हूं मैं 5, यानी कि यहां पर मैंने क्या किया है, वैल्यू एट A1 इक्वल टू मैंने कर दी 4 और वैल्यू एट B1 इज इक्वल टू कर दी मैंने 5। यानी कि वैल्यू एट A1 का मीनिंग क्या है, वैल्यू एट A1 क्या है, एक तरह से वैल्यू एट A1 क्या है, वैल्यू एट A1, इसको मैं थोड़ा एक्सपेंड करके बताऊं तो क्या हो जाएगा इसमें, वैल्यू एट A1 क्या है, वैल्यू एट, ये किसके बराबर है, वैल्यू एट, यही तो है, A1 की वैल्यू मैंने रिप्लेस की। वैल्यू एट A1 क्या है, एस्ट्रिक तो एस्ट्रिक है, एस्ट्रिक मतलब क्या होता है, वैल्यू एट, एस्ट्रिक को मैं बोलता हूं वैल्यू एट। तो एस्ट्रिक A1 क्या हो जाएगा, एस्ट्रिक ऑफ A1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, A1 इज इक्वल टू मेरा ये है, A1 इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ है, तो क्या हो जाएगा, वैल्यू एट एड्रेस ऑफ A। यानी कि मैंने जहां पर A स्टोर है अपनी मेमोरी के अंदर, जहां A स्टोर है मेमोरी के अंदर, तो मैंने वही वैल्यू चेंज कर दी। अगर जब मैं मेमोरी में वैल्यू चेंज कर दूंगा तो फंक्शन 1 और मेन को क्या दिखेगी, एक ही वैल्यू दिखेगी, एक ही, ठीक है। अगर मैंने A की वैल्यू उसके एड्रेस पर चेंज कर दी है,
तो क्या होगा, मेन फंक्शन और फंक्शन 1 दोनों को एक ही वैल्यू सेम दिखेगी, क्योंकि मैंने मेमोरी पे चेंज कर दिया, यानी कि मैंने ए की वैल्यू क्या चेंज कर दी, उसकी मेमोरी पे जाके चेंज कर दी है ना। तो ए जहां मेमोरी स्टोर्ड वहीं वैल्यू चेंज की। तो कैसे करता हूं मैं, उसके लिए मैं ए का एड्रेस पास करता हूं और बी का भी एड्रेस पास करता हूं, और ये यहाँ वेरिएबल में मैं पास करता हूं। तो यहाँ पर a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, एड्रेस ऑफ है, यहाँ पर b1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, एड्रेस ऑफ b। एक्चुअली में एक चीज भूल गया मैं, यहाँ पर मुझे एस्ट्रिक लगाना पड़ेगा, एस्ट्रिक a और एस्ट्रिक b। ठीक है, ठीक है। मैंने इस वाले वेरिएबल को a1 को मैंने एस्ट्रिक क्यों लिखा है, क्योंकि जब भी मैं फंक्शन 1 से, अगर मैं मेन फंक्शन से कोई भी एड्रेस पास करता हूं और वो एड्रेस इस वेरिएबल के अंदर स्टोर होता है, तो उस वेरिएबल को मुझे क्या डिक्लेयर करना पड़ेगा, एस्ट्रिक, एस्ट्रिक। ठीक है, और यहां पे मैं एड्रेस ऑफ बी पास कर रहा हूं, और बी अगर b1 के अंदर मेरे पास किसी चीज का एड्रेस आ रहा है, b1 के अंदर कोई एड्रेस आ रहा है, तो मुझे b1 को क्या डिक्लेयर करना पड़ेगा इसमें, एस्ट्रिक ऑफ b1। ठीक है, और a1 की वैल्यू हो जाएगी एड्रेस ऑफ है, और b1 की वैल्यू हो जाएगी एड्रेस ऑफ b। ओके, और मैं क्या करता हूं, मैंने क्या लिखा है, अगर मैंने लिखा है एड्रेस ऑफ a वैल्यू एट a1, वैल्यू एट a1 मेरा क्या हो जाएगा, वैल्यू एट a1 इक्वल टू वैल्यू एट एड्रेस ऑफ a, क्योंकि a1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, a1 की वैल्यू यहाँ पे एड्रेस ऑफ है, तो वैल्यू एट a1 इज इक्वल टू मैंने 4 कर दिया है। तो यहां पर मेरा क्या हो जाएगा, ये a1 की वैल्यू मॉडिफाई हो जाएगी और इस a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। ठीक है, यानी कि इस a1 a की वैल्यू मैंने चेंज कर दी है 4। और इसी तरीके से मैं क्या करता हूं, यहां पर क्या हो जाएगा, वैल्यू एट b1 क्या हो जाएगा, वैल्यू एट b1 इक्वल टू, यहां पे क्या हो जाएगा, एस्ट्रिक b1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, एड्रेस ऑफ b, एड्रेस ऑफ b। तो मैं इसको पढ़ूंगा कैसे, इसको मैं कैसे पढ़ूंगा पूरे को, वैल्यू एट एड्रेस ऑफ b, यानी कि मैंने एड्रेस b के एड्रेस पर वैल्यू मुझे कितनी करनी है, b के एड्रेस पर मुझे वैल्यू करनी है 5। ठीक है, अगर मैं किसी के एड्रेस पर वैल्यू चेंज करता हूं तो वो वैल्यू क्या होगी, मेमोरी में अपडेट हो जाएगी। ठीक है ना, तो एड्रेस पर वैल्यू अगर चेंज करता हूं तो फंक्शन को भी वही वैल्यू दिखेगी और मेन को भी वही वैल्यू दिखेगी। ठीक है ना, तो फंक्शन 1 पे वही वैल्यू देखेगा और जो मेरा मेन फंक्शन है वो भी वेरिएबल की वही वैल्यू को देखेगा, यानी अपडेटेड वैल्यू। और मैंने यहां पर क्या कर दिया, परसेंटेज डी, परसेंटेज ए कोमा बी, अगर दो a1 कोमा चलो इसको मेरे को प्रिंट करने की जरूरत नहीं है अब। ठीक है, अब कोल बाय रेफरेंस वाले प्रोग्राम मैंने क्या किया है, अब मैं a और b की वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूं। तो इस बार मुझे a और b की वैल्यू क्या दिखेगी, अपडेटेड वैल्यू। तो a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, यहां पर 4 होनी चाहिए, और b की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, यहां पर 5 होनी चाहिए। इसको मैं प्रिंट करता हूं, जीसीसी call.c, एरर दे दी गई इसने, कहां सी, फंक्शन 1 23 लाइन, एक मिनट देखते हैं यहाँ पे, अच्छा यहाँ कमेंट भी लिखा ना मैंने, ये दोनों कमेंटेड है, ये तो मैं समझाने के लिए लिए हैं, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया है, कमेंट। ठीक है, ये प्रोग्राम में, ये वाले प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं है। ठीक है ना, कमेंट है ये सारे, ये भी कमेंट है, बस अब सही है शायद। इसको कंपाइल करते हैं, जीसीसी call.c। अब क्या एरर है इसके अंदर, एस्ट्रिक a1 एस्ट्रिक b1 a1 इज इक्वल टू 14 लाइन। यहाँ क्या गलती की मैंने, अच्छा मैंने यहाँ फंक्शन का ये डिक्लेरेशन चेंज करना पड़ेगा ना। अब यहाँ पर ये मैंने बताया ना, फंक्शन का प्रोटोटाइप क्या होता है, किस तरह की वैल्यू में पास कर रहा हूँ और किस तरह के वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अब मैंने वैल्यू किस तरह की पास कर रहा हूँ, पहले तो इंटीजर पास कर रहा था, अब मैं क्या पास कर रहा हूँ, उनके एड्रेसेस पास कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एड्रेसेस पास कर रहा हूँ, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा यहाँ पर, इंटीजर एस्ट्रिक।
जब भी मैं एड्रेस पास करता हूँ तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, इंटीजर एस्ट्रिक। और अगर मैं एड्रेस पास नहीं करता हूँ तो मुझे सिंपली क्या करना है, इंटीजर इंटीजर। तो इस बार मेरा केस एस्ट्रिक है, तो मैंने क्या पास किया इसमें, ये वाला। कनेक्टेड तो नहीं हो गया, डिसकनेक्टेड। ठीक है, अब देखते हैं इसको कंपाइल करते हैं क्या एरर आती है, VM। इसलिए तुमको डिबग करना भी आना चाहिए प्रोग्राम को। ठीक है, सक्सेसफुली हो गया है। ./a.out मेन की वैल्यू कितनी आ रही है इसमें, 4 5 है ना, क्योंकि इसने पहली वैल्यू को मॉडिफाई कर दिया। यहां पर a और b की वैल्यू कितनी चल रही थी, 2 और 3। इस वैल्यू को मैंने कहां पास किया है, फंक्शन 1 के अंदर, यहां पास किया। तो यहां पर क्या हो रहा है, एक्चुअल में a और b के एड्रेसेस पास हो रहे हैं। तो a1 में स्टोर हो जाएगा a का एड्रेस, b1 में स्टोर हो जाएगा b का एड्रेस। और मैंने क्या किया, वैल्यू एट a1 यानी कि वैल्यू एट एड्रेस ऑफ a इज इक्वल टू हो जाएगा 4, और वैल्यू एट b1 मतलब वैल्यू एट एड्रेस ऑफ b को मैंने मॉडिफाई किया है 5 से। तो मेरे पास a और b, तो इस फंक्शन में मैंने a और b के एड्रेस पर वैल्यू पास चेंज कर दी है। तो मुझे a और b की यहां पर क्या दिखेगी, मॉडिफाइड वैल्यू। तो यहां पर क्या होगी, मॉडिफाइड वैल्यू। ठीक है, यहां पर मॉडिफाइड वैल्यू हो जाएगी 4 और 5। ये होता है कॉल बाय रेफरेंस। और पुराना वाला था जिसमें अपने एड्रेस पास नहीं किया था, वो था कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू में वैल्यू अपडेट नहीं होगी, लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में वैल्यू अपडेट हो जाएगी। ठीक है, इस पे डाउट है क्या, इसमें टॉपिक में? इसमें किसी को डाउट है क्या, कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस में? पवन, प्राची, दिव्या, योशिता, ध्रुविका, एनीवन डाउट है क्या किसी को? नो सर। ठीक है, अब वो नेक्स्ट करते हैं। वैसे अपन ये एक बार हल्का फुल्का समझ में आ जाना चाहिए। जब मैं प्रोग्राम करूंगा तब मैं तुमको वापस समझाऊंगा इसको। ठीक है, मतलब वो एग्जाम में वैसे एग्जाम्पल यूज हो जाएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना, ये तो है मेरा कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस। अब नेक्स्ट है मेरा पॉइंटर्स। तो ठीक है, चलो पॉइंटर, फिर है स्ट्रक्चर पॉइंटर। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक। पॉइंटर्स तो हम एक बार कर चुके हैं, इसलिए अपन एक बार स्ट्रक्चर पॉइंटर कर देते हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग स्ट्रक्चर पॉइंटर। ठीक है, इस टॉपिक को करते हैं अभी। लिंक लिस्ट में मुझे स्ट्रक्चर पॉइंटर लेना पड़ेगा। इसका मैंने एक प्रोग्राम बना दिया, स्ट्रक्ट पॉइंट स्ट्रक्ट p.c, स्ट्रक्ट p.c। इसको भी एक प्रोग्राम से समझते हैं। स्ट्रक्चर पॉइंटर क्या होता है, इंटीजर मैन। यहां पर मैंने एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर दिया है, मैन के ऊपर डिफाइन कर दिया है। स्ट्रक्ट का नाम कुछ भी ले लो, लिस्ट ले लो, अपन वही करेंगे लिस्ट। और लिस्ट के अंदर मैंने क्या लिया है, इंटीजर, एक डेटा लिया है, और क्या ले लो, कैरेक्टर सी ले लो, कुछ भी। ठीक है, और यहाँ पे क्या ले सकते हो, स्ट्रक्ट, या फिर मैं ऐसे ले लेता हूँ कैरेक्टर, और किसी का नेम लिख लेता हूँ मैं, और यहाँ पर आ जाएगा 20 साइज का नेम है, और ऐसे। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रक्चर में मैंने 3 मेंबर डिफाइन किए हैं। एक तो इंटीजर डेटा है इसके अंदर, एक कैरेक्टर सी है, और एक स्ट्रिंग है इसके अंदर, कैरेक्टर टाइप का एरे है 20 साइज का। अब मुझे क्या करना है, इसका मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ, स्ट्रक्ट
S1 मैंने इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है, स्ट्रक्चर का नाम और मैंने कर दिया है। अब देखो मैंने क्या किया, अगर मैं सिंपल ऐसे करता, अगर मैं ऐसे लिखता तो S1 क्या होता, S1 स्ट्रक्चर लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट है S1, ठीक है। तो ये तो होता है S1 स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट है, स्ट्रक्चर लिस्ट का ऑब्जेक्ट है। अगर मैं यहां पर इसको लिखता है एस्ट्रिक S1, यानी कि S1 क्या है, S1 इज पॉइंटर टू स्ट्रक्चर लिस्ट, ठीक है ना। S1 है स्ट्रक्चर का पॉइंटर है। और ये कैसे होगा वैसे, जैसे कि इसको अपन देखें, इसमें मेरे पास क्या है, लिस्ट स्ट्रक्चर है। तो इसमें पहला मेंबर मेरे पास क्या था, इंटीजर, और दूसरा मेंबर था मेरे पास कैरेक्टर, और तीसरा मेंबर क्या था मेरे पास, नेम, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, ये मेरा होगा S1, अगर मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो वो क्या होगा, मेरा S1 होगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं कैसे एक्सेस करता हूं, अगर मेरा S1 ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के थ्रू तो मैंने तुमको बताया था कल तरीका, ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं कैसे एक्सेस करता हूं किसी भी मेंबर को। ये क्या था मेरा A, ये है मेरा C, और ये है मेरा नेम। तो अपन ने कल क्या किया था, कैसे एक्सेस किया था ऑब्जेक्ट के थ्रू, S1.A, इसको एक्सेस किया था S1.C, और इसको एक्सेस किया था S1.name। यानी कि वो ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर मुझे एक्सेस करना है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, डॉट होता है जब मुझे ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करना है। अब अगर मेरा S1 ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर मेरा S1 पॉइंटर है, तो पॉइंटर के थ्रू मैं स्ट्रक्चर को कैसे एक्सेस करूंगा, ये तो ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं हो और मेरे पास S1 क्या हो, पॉइंटर हो, तो मैंने यहां तो डिक्लेयर किया है S1 को, इस केस में तो है स्ट्रक्ट लिस्ट S1, ये तो है ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेसिंग। अब मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस नहीं कर रहा हूं, मुझे पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करना है। तो पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करने के लिए अब की बार मैंने क्या किया, इसको क्या डिक्लेयर किया है, स्ट्रक्ट लिस्ट और एस्ट्रिक S1, यानी कि S1 मेरा क्या है, पॉइंटर टू S1 इज पॉइंटर टू स्ट्रक्चर लिस्ट, ठीक है। तो यहां पर वही मेरा कैरेक्टर C है, इंटीजर A है, और यहां पर मेरा जो भी नाम है, कैरेक्टर टाइप का नेम है, स्ट्रिंग है ये वाला, ठीक है। तो यहां पर जो S1 होगा, अगर इसका एड्रेस कितना है, अगर सपोज करो इसका, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है मेरा, 2004 से, ये 2004 से स्टार्ट हो रहा है ये वाला एड्रेस। तो मेरे पास S1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, S1 इक्वल टू मेरे पास क्या होगा, 2004, यानी कि S1 के अंदर इस स्ट्रक्चर का स्टार्टिंग एड्रेस है। तो S1 इज कंटेनिंग स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ दिस स्ट्रक्चर। और मैं पॉइंटर के थ्रू कैसे एक्सेस करता हूं, क्या करना है, S1 लगाओ, फिर एक ये सिंटेक्स लगाना है तुझे, हाइपन और ये वाला, और फिर क्या करना है, A, ये पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करता हूं। अगर मेरे को C को एक्सेस करना है तो C को मैं कैसे एक्सेस करूंगा, S1 फिर वही सिंटेक्स, हाइपन ग्रेटर देन साइन और C। मुझे नेम को एक्सेस करना है तो मैं कैसे एक्सेस करता हूं, ऐसे, ठीक है। तो डिफरेंशिएट तुम कर सकते हो, ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करना है तो डॉट के थ्रू करना पड़ेगा, और अगर पॉइंटर के थ्रू करना है मुझे, तो पॉइंटर के थ्रू मैं क्या करता हूं, ये वाला साइन यूज करता हूं। पॉइंटर के थ्रू मुझे ये वाला साइन यूज करना पड़ेगा, ठीक है।
तो ये दोनों तरीके हैं। अब अपन करते हैं, अब कल तो अपन ने किया था एक प्रोग्राम किया था, उसमें अपन ने किसके थ्रू किया था, डॉट के थ्रू एक्सेस किया था, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। आज अपन करेंगे उसमें पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करेंगे। तो स्टैक लिस्ट S1, अब मैं क्या करता हूँ, वही इसको रीड करता हूँ, printf स्टैक लिस्ट S1। अब मैं क्या करता हूँ, स्कैन करता हूँ, scanf और मैं क्या करता हूँ, %d, पहला मेंबर का इंटीजर टाइप का, सेकंड मेंबर है इसके अंदर कैरेक्टर टाइप का तो C, और थर्ड मेंबर इसमें स्ट्रिंग है तो क्या होगा %s। और यहाँ पर मुझे क्या करना है, स्कैन करना है, तो मैं क्या करूँगा S1, इसको एक्सेस किया है तो ये मेरा डेटा एक्सेस हो जाएगा। और स्कैनफ में मैं क्या यूज़ करता हूँ, इसका एड्रेस, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका S1 डेटा एड्रेस, ऐसे स्कैन करता हूँ पॉइंटर के थ्रू। और उसका क्या हो जाएगा, इसमें S1 और डेटा S1 और C, और इसमें हो जाएगा S1 मैम। तो यहाँ पर मैंने पॉइंटर के थ्रू रीड किया है, ठीक है, क्योंकि मुझे S1 मेरा पॉइंटर है, इसलिए मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा S1। ये डेटा एक्सेस किया, उसका एड्रेस, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसी को मैंने रीड करता हूँ मैं यहाँ पर, ये तो मैंने रीड कर लिया यूजर से, कीबोर्ड से रीड कर लिया। और मैं जो मैंने यूजर से रीड किया है कीबोर्ड से, उसी को मैं वापस प्रिंट कर रहा हूँ। तो मैं प्रिंट करूँगा %C %s कोमा। अब प्रिंट में मैं एड्रेस नहीं देता हूँ हमेशा, तो मुझे क्या करना, कल वाले में तो बिना डॉट के दे रहा था, तो यहाँ पे क्या करना है, बिना एड्रेस के देना है, नहीं बिना एड्रेस के देना, यहाँ पे बिना एड्रेस के दूंगा मैं। और S1 डेटा, इसको इसे ले लो, S1 डेटा आ जाएगा सिंपली, और ये मेरा S1C, और ये मेरा हो जाएगा S1 मैम। ठीक है, इसमें कहीं गलती से की क्या मैंने, printf %C, ये S1 डेटा, S1C और S1 मैम। ठीक है, और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ इसकी वैल्यू को रिटर्न 0, ठीक है, स्ट्रक्चर है, नेम, ठीक है, इसको कंपाइल करते हैं, देखते हैं कहाँ एरर है। GCC struct, कहाँ है एरर इसमें, %d %s1 कोमा डेटा S1 नेम। और ये अच्छा, अपन ने क्या गलती की है इसमें, इसको मैं लाइन बाय लाइन भी देख सकता हूँ, सेट स्पेस NU। हमने यहाँ पर गलती ये की है कि यहाँ पर तो एड्रेस आता है, ठीक है, यहाँ पे उसका एड्रेस आता है, लेकिन स्ट्रिंग के केस में मैं कभी एड्रेस यूज़ नहीं करता हूँ, ध्यान रखना। इस केस में मुझे क्या लिखना पड़ता है, एड्रेस इसलिए यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि नेम ऑलरेडी एड्रेस ही होता है। मैंने तुमको बताया है कि किसी भी एरे का नाम या स्ट्रिंग का जो नाम होता है वो ऑलरेडी एड्रेस होता है, इसलिए यहाँ पर इस जगह मुझे यहाँ पर एड्रेस यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी एड्रेस है। ठीक है, बस और देखते हैं, GCC struct, फिर P, कहाँ एरर आ रही है, printf expected expression before, देखो छोटी मोटी मिस्टेक आ रही है कहीं पे, ये वाला ठीक है, यहाँ पे एनवेल्स कोमा एड्रेस ऑफ डेटा ठीक लिया है, printf %d S1 डेटा S1C S1 नेम, यहाँ तो कोई एरर नहीं है।
क्लोज नहीं किया ना, बस ठीक है। रिटर्न स्पेस 0 इंटीजर नेम जीसीसी स्ट्रक्ट डॉट सी परसेंटेज डी 17 लाइन एंड 21 लाइन, 17 लाइन प्रिंटफ परसेंटेज डी। और यार कौन सी मिस्टेक करी है, ठीक है। ठीक है, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। फिर डॉट स्लैश ए डॉट आउट, ठीक है। एक बार अपन एक चीज और कर देते हैं, यहाँ पर स्कैन किया है तो अपन एक यहाँ पर मैसेज प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट एफ एंटर डेटा सी, ठीक है ना, एंटर डेटा। दूसरा मेंबर कौन सा अपना सी है, एंड कौन सा है अपना नेम, एंटर डेटा सी एंड नेम। ये तीनों अपने को वैल्यूज को प्रोवाइड करनी है, तो अपन से मैसेज पूछेगा जीसीसी डॉट आउट एंटर डेटा सी एंड नेम। डेटा के इंटीजर टाइप का अपना, इंटीजर टाइप की कोई भी वैल्यू दी तो मैंने दे दी 3। उसके बाद डेटा सी मेरा क्या है, सी है मेरा यहाँ पर एक कैरेक्टर वैल्यू, तो मैं कैरेक्टर वैल्यू दे देता हूँ कुछ भी। यहाँ पर कीबोर्ड से मैंने दे दिया डी, ठीक है, डी दे दिया। और मुझे एक नेम देना है, नेम मैंने कुछ भी दे दिया, ठीक है, रोहित दे दिया। इसने क्या दिया, सेगमेंटेशन फॉल्ट, यानी कि कोई एरर है इसने, नेम 3D रोहित। एक मिनट गुरु 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 इंटीजर डेटा कैरेक्टर सी, ठीक है। और मैंने यहाँ पर क्या दिया, नेम 20 साइज का है, स्ट्रक्ट लिस्ट S1 एक पॉइंटर है, ठीक है। देखो इसमें एरर क्यों आई है, ये एरर एक्चुअल में क्या है कि सेगमेंटेशन फॉल्ट एरर कब आती है, जब क्या होता है कि अपन किसी मेमोरी पे स्टोर कर रहे हैं कोई चीज, है ना। अपन ने एक्चुअल में क्या किया है, डेटा सी और जो नेम है कहीं स्टोर होंगे ना, स्टोर होने के लिए इनके लिए जगह मिलनी चाहिए ना, पहले इनको मेमोरी मिलनी चाहिए। डेटा को कितना चाहिए, इंटीजर टाइप का तो 2 बाइट या 4 बाइट, कैरेक्टर कितना 1 बाइट का है तो इसको 1 बाइट मिलनी चाहिए, और नेम कितना है 20 बाइट का, 20 साइज है ना, 20 का तो 20 बाइट। तो इनके लिए सबसे पहले इतनी मेमोरी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, अगर इंटीजर की मैं 4 मान लूँ तो 4 इसकी, और कैरेक्टर की कितनी 1 होती है 5 और नेम की कितनी होती है इसके अंदर 20, तो 25, यानी कि 25 बाइट इन तीनों को स्टोर होने के लिए चाहिए। अगर बाई चांस मैंने 25 बाइट इनको स्टोर होने के लिए नहीं मिली है तो उसने ये क्या एरर देगा, सेगमेंटेशन फॉल्ट, यानी कि इनको मेमोरी मिली नहीं है, ठीक है। तो मेमोरी क्यों नहीं मिली इनको, क्योंकि मैंने क्या किया है, सेगमेंटेशन फॉल्ट वैसे तुमको बहुत बाद में समझना था, लेकिन हम तुम बहुत स्टार्ट में समझ रहे हो, ठीक है। सेगमेंटेशन फॉल्ट वैसे एडवांस टॉपिक है, अच्छा है कि एरर आ गई अभी सही। अब मैंने क्या किया, स्ट्रक्ट लिस्ट एस्ट्रिक S1 एक पॉइंटर क्रिएट किया है, ठीक है। अब वो पॉइंटर क्या कर रहा था, वैसे यहाँ पर पॉइंट कर रहा था इस स्ट्रक्चर के स्टार्टिंग एड्रेस को, जहाँ पर मेरा A स्टोर है, जहाँ पर मेरा कैरेक्टर C स्टोर है, और जहाँ पर मेरा क्या है जो नेम स्टोर है, ठीक है। इसकी साइज वैसे कितनी होती है 4 बाइट, इसकी साइज कैरेक्टर की 1 बाइट होती है, और इसकी साइज कितनी होती है 20 कैरेक्टर है, तो ये कितनी हो जाएगी 20 बाइट। तो मैंने सिर्फ पॉइंटर को डिक्लेयर किया है। अभी तक जो मेमोरी है, इसको जो मेमोरी चाहिए वो मेमोरी कितनी है, 4 और 1 कितनी होगी, 4 और 1 5 और 25, इसको 25 बाइट चाहिए मेमोरी के अंदर।
लेकिन ये मेमोरी मैंने अभी तक अलोकेट नहीं की है, अभी तक ये मेमोरी मेरे पास अलोकेशन मैंने मेमोरी में नहीं किया है, ठीक है, रिजर्व नहीं किया इस स्पेस को, इसलिए मैंने सिर्फ पॉइंटर क्रिएट किया और पॉइंटर के थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, इनको स्टोर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जब मैंने मेमोरी अलोकेट नहीं की इतनी 25 बाइट, तो मुझे ये स्टोरी करने नहीं देगा, है ना। अपने लास्ट प्रोग्राम किया था उसमें तो हमने को कोई एरर नहीं दी थी ना। कल अपन एक प्रोग्राम किया था उसमें अपन ने क्या किया था, अपन ने किया था स्ट्रक्ट लिस्ट और ऑब्जेक्ट, सिर्फ यहाँ पर पॉइंटर नहीं लिया था, कल अपन ने लिया था ऑब्जेक्ट। लेकिन जब भी मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, तो जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तब वो क्या करता है, मेमोरी को अलोकेट कर देता है, ठीक है। उस केस में क्या होगा, मेमोरी अलोकेट हो जाएगी। लेकिन हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया है, हमने सिर्फ एक पॉइंटर ही, एक एड्रेस ही क्रिएट किया है ओनली अभी तक। इसके लिए ये S1 जिस चीज को पॉइंट कर रहा है, ठीक है ना, S1 जिस चीज को पॉइंट कर रहा है, किस चीज को पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है। तो ये वाली मेमोरी मैंने अभी तक इसमें अलोकेट नहीं की है, ठीक है। तो ध्यान रखना, पॉइंटर से सिर्फ पॉइंटर डिक्लेयर ही होता है, मेमोरी अलोकेट नहीं होती। लेकिन जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तब उसमें क्या होगा, ऑटोमेटिक मेमोरी अलोकेट हो जाती है, ठीक है। इसलिए इसने क्या दी, एरर, क्योंकि उसको मेमोरी मिली नहीं है। अब इस प्रॉब्लम को अपन सोल्व कैसे कर सकते हैं, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मेमोरी के, चलो अगला टॉपिक ऑटोमेटिक आ गया इसके अंदर। अब मुझे इस मेमोरी अलोकेट करनी है। अलोकेट कैसे करूंगा मैं क्या करूंगा, मेलोक फंक्शन क्या करता है, मेमोरी को अलोकेट करता है। और मुझे कितनी अलोकेट करनी है, स्ट्रक्चर की साइज के बराबर, इसकी साइज के बराबर मेमोरी अलोकेट करनी है मुझे। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन यूज लेता हूँ, इसमें रेडीमेड फंक्शन होता है, वो क्या होता है, साइज ऑफ स्ट्रक्ट लिस्ट, ठीक है। तो यहां पर मैंने मेमोरी कितनी अलोकेट की, स्ट्रक्चर लिस्ट की साइज के बराबर मैंने यहां पर इसको मेमोरी प्रोवाइड की है, ठीक है। अब ये फंक्शन तो क्या करेगा, इस मेमोरी को 25 बाइट की, स्ट्रक्चर लिस्ट में कितनी बाइट है, 25 बाइटों की जो भी है, ठीक है ना, वो बाइट इतनी अलोकेट कर देगा। अब जो मेमोरी उसने स्टोर की है, उस मेमोरी को पॉइंट करने वाला कौन है, मेरा पॉइंट करने वाला क्या है, S1, ठीक है। तो मेलोक फंक्शन क्या करता है, ये मेमोरी को अलोकेट कर देगा और जहां पर इसने अलोकेट किया है उसका एड्रेस रिटर्न करेगा, ठीक है। तो मेलोक क्या रिटर्न करेगा, इसका एड्रेस। तो जो भी एड्रेस रिटर्न करेगा वो मैं किस में स्टोर कर दूंगा, S1 के अंदर, ठीक है। यहां पर मेलोक क्या कर रहा है, साइज ऑफ स्ट्रक्ट लिस्ट कितनी बाइट अलोकेट कर दी इसने, 25, ठीक है। तो 25 बाइट इसने क्या कर दी यहाँ पर मेमोरी में, कुछ भी मान लो अपनी हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क पे इसने कर दिया, 25 बाइट इसने स्टोर कर दी। और 25 बाइट को स्टोर करने के बाद ये फंक्शन क्या करता है, एक एड्रेस रिटर्न करता है, एक एड्रेस रिटर्न करता है, ठीक है ना, ठीक है ना। उस एड्रेस को मुझे किस में स्टोर करना है, S1 के अंदर, ठीक है। तो मेलोक जो भी एड्रेस रिटर्न करता है, किसका एड्रेस रिटर्न करता है, इसको जो भी अलोकेशन इसने की है उसका एड्रेस रिटर्न करेगा। और वो एड्रेस मुझे किस में स्टोर करना है, वो एड्रेस मुझे S1 के अंदर स्टोर करना है, ठीक है। वो एड्रेस मुझे S1 के अंदर स्टोर करना है, क्योंकि S1 में उस स्ट्रक्चर का पॉइंटर है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, वही किया है, S1 के अंदर मैंने स्टोर कर दिया, ठीक है। अब बस ठीक है, मेमोरी एलोकेट हो चुकी है, क्या एरर भी दे रहा है, ठीक है, S1 हो गया। अब एक मिनट, ये चीज मैं तुमको बताऊंगा कि यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्ट करनी पड़ेगी मुझे स्ट्रक्ट लिस्ट की, ठीक है। इसको भी भूल जाओ, ठीक है ना, इसको भूल जाओ, टाइप कास्टिंग कर दो, मैं तुमको बताऊंगा, ये तुम लिख देना। अब S1 में मेमोरी आ गई। अब अपन देखते हैं, शायद अपन ने यहाँ पर मेमोरी अलोकेट कर दी है। अब अपन इसको रीड करते हैं, क्या ये रीड करने देता है क्या। अब एक्चुअली एक और चीज़ है, अपन ने मेलोक यूज किया है यहाँ पर,
तो मेलोक किस फाइल के अंदर होता है, एक फाइल मुझे इंक्लूड करनी पड़ेगी यहाँ पर ऊपर, हैश इंक्लूड मेलोक डॉट हैच, मेलोक डॉट हैच। ठीक है, क्यों किया है, क्योंकि मैनुअल अगर तुम करो मैनुअल मेलोक अच्छा stdlib के अंदर है, अच्छा क्या, ठीक है। इसने मेलोक फंक्शन किसके अंदर डिफाइन किया है, इसके अंदर, ठीक है। एक मिनट देखते हैं, चेक करते हैं, मेलोक डॉट एच स्ट्रक्ट डॉट टी, इसको कंपाइल करते हैं, प्रोग्राम छोटा कर देते हैं थोड़ा सा यार, दिख नहीं रहा है एकदम पूरा। इसको कंपाइल किया, gcc struct p डॉट सी, सक्सेसफुली हो गया कंपाइल अपना। एंटर डेटा सी एंड नेम, डेटा मेरा इंटीजर टाइप का है, 20 ले लिया मैंने कुछ भी, सी मेरा एक कैरेक्टर है, मैंने कुछ भी प्रेस कर दिया, आर प्रेस कर दिया एक कैरेक्टर, और नेम मेरा क्या है, रोहित ने प्रॉब्लम की थी, इस बार कुछ और नाम लेते हैं, राहुल लेते हैं, ठीक है। इसने क्या प्रिंट कर दिया, 20 आर राहुल, जो भी मैंने स्टोर किया उसको इसने वापस प्रिंट कर दिया, क्योंकि इस बार इसको मेमोरी मिल गई थी, ठीक है। बस तो यही प्रोग्राम है, यहाँ अबोव डिफाइन करना है, पॉइंटर लेना है। तो ये प्रोग्राम है कि अपन पॉइंटर के थ्रू किसी स्ट्रक्चर में डेटा कैसे स्टोर करते हैं और उस स्टोर डेटा को अपन वापस कैसे प्रिंट करते हैं, ठीक है। अगर मैंने पॉइंटर लिया है तो मुझे उसके लिए सबसे पहले मेमोरी अलोकेट करनी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ पॉइंटर डिक्लेरेशन मेमोरी अलोकेट नहीं करता है। अब एक बार अपने अपने माइक ऑन करो, देखें किसको क्या समझ में आया है। दो लोग तो छोड़ के चले गए यहाँ पे। Put on your mic everyone. पवन, प्राची, दीपिका, ध्रुविका, योशिता, किसी को डाउट है कुछ इसमें अंदर? नहीं सर, डाउट तो नहीं है। डाउट नहीं है? ठीक है, ठीक। मेलोक हो गया है, अब स्ट्रक्चर पॉइंटर वैल्यू, कितना टाइम हो रहा है यार, क्या करें, थोड़ा ब्रेक ले फिर पढ़े? यस सर। 5 मिनट का ब्रेक ले, उसके बाद पढ़े या फिर एंड करें? सर बहुत है आज के लिए। अच्छा चलो इसको रिवाइज करना, ठीक है। प्लस जो प्रोग्राम मैंने पहले कराया है एरे का और स्ट्रक्चर का जो भी है ना, स्टैक वगैरह, उसको मैंने सारा यूज किया ना, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, वो भी देखना उसमें, ठीक है। तो ओके सर। हाँ ठीक है, फिर डाउट हो तो कल पूछना, ठीक है। चलो ओके सर, थैंक यू।